स्वस्थ हो, हेल्थी हो। हमारी परंपरा के अनुसार हम इस बार भी मासिक बाजार आउटलुक लेके आए हैं। अविनाश, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्लोबल मार्केट में अगर देखें तो डेवलप मार्केट, विकसित देशों का डेट सरपट भाग रहा है और जो इमर्जिंग मार्केट है उनका डेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप ब्याज देखें तो डेवलप्ड मार्केट का डेट बढ़ रहा है बट ब्याज वैसे का वैसा ही रहा है और इमर्जिंग मार्केट का ब्याज काफी ऊपर आ गया है। ये देखिए, ब्लू लाइन डेवलप्ड मार्केट डेट है जो सरपट भाग रहा है। इमर्जिंग मार्केट डेट में काफी गैप है बट ब्याज के दरों में अगर आप देखें टोटल ब्याज के पेमेंट में तो डेवलप्ड मार्केट उतना ही ब्याज पे करते हैं जितना इमर्जिंग मार्केट पे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेवलप्ड मार्केट में बड़ी जोर से करेंसी प्रिंटिंग प्रेस चल रही है और उस वजह से लोगों को काफी विश्वास आ गया है। इस वक्त यूएस के अंदर जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंचा है। जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो, पैसा जोर से प्रिंट हो रहा हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन भी ऑल टाइम हाई लेवल पे देखने को मिलता है। इसमें एक और अचरज चीज वह यह है कि जो बड़ी कंपनीज है वो और भी बड़ी हो रही है, उनके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप टॉप 50 फर्म के प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले 3 दशक में तकरीबन 3 गुना बढ़ गए हैं, फ्रॉम 7% टू ऑलमोस्ट 18%। इस पैसों की भरमार से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं और इस वक्त ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी 131% के आसपास पहुंच गया है। जब भाव दाम बढ़े हैं तो ऑब्वियसली आईपीओ इश्यूएंस भी उतना ही रहता है। आज की तारीख में विदेशी मार्केट में पब्लिक आईपीओस की भरमार सबसे ज्यादा है। लोगों ने सरकार की तरफ से जो पैसा मिल रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ाना चालू किया तो कमोडिटीज अब शॉर्ट सप्लाई में होने लगी है। लोगों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं कि सप्लाई वाले अब शॉर्ट पड़ रहे हैं। जब कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली अपने आप बढ़ने लगता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था पे देखें तो पिछले साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेज रहा। अनाज में, फूड ग्रेन्स में रिकॉर्ड प्राप्ति हुई। करंट फिस्कल में एक्सपोर्ट्स काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं और रेलवे ने पिछले 8 महीनों से रिकॉर्ड सामान की लोडिंग की है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस हो रहा है मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से, यूरोप से, वह $83 बिलियन विश्व में सबसे सर्वाधिक 2020 में था।
ऑब्वियसली सेकेंड वेव की वजह से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिर गई है और आरबीआई ने जीडीपी फोरकास्ट 10.5% से 9.5% डाउनवर्ड रिवाइज किया है। जो सबसे अच्छी सुर्खी है हमारे लिए कि एक्टिव केसेस अब धड़ल्ले से नीचे आ रहे हैं। ये दूसरे वेव में अप्रैल और मई के महीने में बहुत सारी एक्टिविटी के ऊपर लॉकडाउन की वजह से नेगेटिव इफेक्ट आया। हालांकि पिछले अप्रैल मई जून के सामने यह अप्रैल मई जून उतना खराब नहीं था। अगर आप एक्टिविटी लेवल्स को देखें तो पिछले अप्रैल मई जून में ज्यादातर एक्टिविटीज लाल रंग दिखा रही थी। इस बार अप्रैल मई में उतने लाल रंग देखने को नहीं मिल रहे हैं बिकॉज हमने नेशनल लॉकडाउन की बजाय रीजनल लॉकडाउन से काम चला लिया। नोमुरा बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स पिछले टाइम 45 हो गया था, इस बार 60 पे ही उसने बॉटम बना लिया। 45 से फिर वो सरपट बढ़ता बढ़ता 98 पे पहुंच गया था जब इकोनॉमी ओपन हुई थी और अब 60 का 63 पे पहुंचा है। मेरे हिसाब से आज हम जब बात कर रहे हैं वो 75 के ऊपर आ गया होगा। जीएसटी में मई के महीने में ई वे बिल जनरेशन में कमी हुई थी, बट जून के महीने में वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है और वहां पे जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी वैसे वैसे इसको नीचे लाने की उम्मीद है। पिछले वक्त प्री कोविड अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 5% के आसपास थी, ऊपर में 25% गई, फिर वापस 5% के आसपास आ गई थी। सेकेंड वेव में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 12-13% के आसपास पहुंची है। सो कंपेयर टू फर्स्ट वेव अनएम्प्लॉयमेंट इज हाफ, 25 के सामने 12, बट बॉटम जो 5 या 6 थी उसके सामने 12 को देखो तो वो ज्यादा लगती है। इस महामारी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट लोअर मिडिल इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप को पहुंची है जिनकी इनकम या आय कम हो गई है। जब हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया था तब 51% ऑफ इंडिया वाज ओपनिंग अप। आज बिकॉज कोविड-19 कंट्रोल में आ रहा है, ऑलमोस्ट 80% इंडिया हैज ओपनड अप, बेरिंग कर्नाटका, some parts of Telangana and northeast states. In most parts of India, activity level is now opening up. इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के कुछ लॉन्ग शेडोज भारतीय अर्थव्यवस्था पे दिख सकते हैं। पहले वेव में यह अर्बन सेंट्रिक था, सेकेंड वेव में ये रूरल इंडिया में भी स्प्रेड हुआ है। अगर हम FY21 को देखें तो रूरल इंडिया में डिपॉजिट सिर्फ 6.9% ग्रो हुई, उसके सामने लोन्स डिस्बर्समेंट 14.5% ग्रो हुए। अर्बन इंडिया में डिपॉजिट्स 15% ग्रो हुई और लोन सिर्फ 1.7% ग्रो हुए। क्या इस डेटा से हम ये कह सकते हैं कि रूरल इंडिया पे इस बार ज्यादा इंपैक्ट हुई है? हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट की है। एक तरफ से हम जो डेटा देखते हैं वह बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 12% के आसपास है आज की तारीख में। दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को देखें EPFO और NPS के थ्रू
तो वहां पे ट्रेंड मोटा मोटा 1 करोड़ जॉब्स का चल रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो कंज्यूमर सेंटिमेंट हर्ट होंगे और कंजम्पशन पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर एक्चुअल ग्रोथ चालू है जॉब्स में तो कंज्यूमर सेंटिमेंट उतने एडवर्सली अफेक्ट नहीं होंगे। तीसरी चीज हमारी एमएसएमई सेक्टर की है। हर क्षेत्र में बड़ी कंपनी को उतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी छोटी कंपनी को पहुंची है, और विद इन दैट कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी है, जैसे एयरलाइन हुआ, होटल हुआ, रिटेलिंग हुआ, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उतनी इम्पैक्ट नहीं पड़ती, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ। अलग अलग क्षेत्र में बड़ी कंपनी यह डाउनटर्न सरवाइव कर जाएगी ऐसा लगता है, पर छोटी कंपनीज को, एमएसएमई सेक्टर्स को एक बड़ा फटका पड़ा है। ऑब्वियसली यह सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस है 21वीं सदी का, और उसे काबू में लाने के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 24 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई है। हम रोजाना आधी न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन जितने लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। हमने पूरे यूएस से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर दिया है, एंड हमने यूरोप के इक्विवेलेंट पॉपुलेशन को इस लॉकडाउन में खाना पहुंचाया है, फूड ग्रेन्स पहुंचाया है। एंड जो कोविड-19 से संक्रमित लोग थे जो ठीक हो गए हैं वो आज ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो हमारी बड़ी साइज के कारण, बड़ी पॉपुलेशन के कारण हमने जो अचीव किया है वो परसेंटेज टर्म में दिखता नहीं है, बट इन एब्सोल्यूट नंबर इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। वैक्सीनेशन में पहले थोड़ी ढील रही थी लगाने में, बट अब धीरे धीरे अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपनी वैक्सीन लेके आ रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोविशील्ड और कोवैक्सीन ऑलरेडी बाजार में है। डॉक्टर रेड्डीज की स्पुतनिक भी अब बाजार में आ गई है, और आने वाले कुछ महीनों में जाइडस कैडिला और बायोलॉजिकल इवांस की वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी। जनरली हमने देखा है कि पहला वेव थोड़ा छोटा होता है, दूसरा वेव सबसे बड़ा होता है, और तीसरा वेव दूसरे वेव से कम बट पहले वेव से बड़ा होता है। उम्मीद यही करे कि इस बार हमने जो प्रिकॉशंस लिए वैक्सीनेशन की, उस वजह से तीसरा वेव पहले वेव से भी नीचे आए। अगर इक्विटी बाजार को देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप की रैली काबिले तारीफ है। स्मॉल कैप ने लार्ज कैप के बतौर पिछले एक साल में तकरीबन दुगना रिटर्न दिया है। मिड कैप ने 1.5 गुना रिटर्न दिया है। इस साल में भी स्मॉल मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस ओवर लार्ज कैप बना हुआ है। सेक्टरली मेटल सेक्टर ने और एनर्जी सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि पिछले साल के फेवरेट एफएमसीजी या मीडिया सेक्टर ने कम रिटर्न दिया है। एफआईआई का भरोसा भारत के ऊपर बरकरार है। पिछले 12 महीनों में उन्होंने $35 बिलियन भारत में निवेश किया है। निफ्टी कंपनीज के और उसके बाहर जो मार्च 21 क्वार्टर के नतीजे आए हैं वह काफी रीजनेबल आए हैं, और एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के तकरीबन अनुसार आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हुई थी फ्रॉम तकरीबन 3% इन FY 2009-10 to
about 1.5% have now improved to become 2.6%. Across sector, we are now seeing that corporate profits are inching up. एक डर जो लोगों को लगा है कि क्या क्रूड के भावों की वजह से, बढ़ते भावों की वजह से निफ्टी में करेक्शन आएगा, वैसा खास कोरिलेशन हमने नहीं देखा है। 2060 अंक में क्रूड प्राइसेस गिरे थे, बट निफ्टी उससे ज्यादा गिरी थी। उसके बाद क्रूड प्राइसेस बढ़े थे, बट निफ्टी भी उसके साथ साथ बढ़ी थी। तो जनरली हमने देखा है कि क्रूड प्राइसेस और निफ्टी का उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। 2014 में भी अगर आप देखो तो क्रूड तेजी से आगे नहीं बढ़ी थी। एक सवाल जो लोगों ने कई बार पूछा है कि नीलेश भाई, मेटल सेक्टर में जो तेजी देखने को मिल रही है उसका क्या? आप लोग इस चार्ट को ध्यान में रखिए। इस वक्त जो मेटल सेक्टर का रिटर्न है सेंसेक्स के ऊपर, वो तकरीबन इस लेवल पे पहुंचा है और ये उसका ऑल टाइम हाई लेवल है। दैट मीन्स अब ऊपर जाने को गैप छोटा है। दूसरा, अगर रोलिंग बेसिस पे उसी को अगर देखें तो हम इस प्रोबेबिलिटी लेवल पे पहुंचे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग हैपनिंग इन द पास्ट। इफेक्टिवली अगर आप देखें तो नीचे जाने की जगह ज्यादा है, ऊपर जाने की जगह कम है। हमें लगता है कि अब मेटल सेक्टर की तेजी धीरे धीरे स्थगित हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि मेटल सेक्टर में करेक्शन होगा, बट जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है वो शायद स्थगित हो जाएगा। सेंसेक्स की अर्निंग पर शेयर की अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें तो मोटा मोटा जितना प्रॉफिट ग्रोथ होता है उसके आसपास सेंसेक्स के रिटर्न आते हैं। हर समय काल में आप देखिए कि सेंसेक्स के रिटर्न मोटा मोटा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक है, और अब जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे लगता है कि सेंसेक्स में रिटर्न अच्छा आएगा। वैल्यूएशन के हिसाब से हम कहेंगे इस वक्त न्यूट्रल वेट, मार्केट काफी भाग आया है, अब ये हायर लेवल ऑफ फेयर वैल्यू के आसपास है, एंड मोमेंटम के हिसाब से भी हम उसे न्यूट्रल वेट कहेंगे। अगर आपको इक्विटी में एलोकेशन करना है तो न्यूट्रल वेट, इक्वल वेट करना चाहिए। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इस वक्त मार्केट कैप जीडीपी रेशियो जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया तब 104% था, इस वक्त मोटा मोटा 112% के आसपास पहुंच रहा है। हिस्टोरिकल एवरेज अपनी 79% है, उसके सामने 112 काफी ज्यादा लगता है। फिर जैसा मैंने पहले बताया, ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 131 है, उसके सामने 112 रीजनेबल लगता है, और इसीलिए हम इस वक्त वैल्यूएशन वाइज इक्वल वेट या न्यूट्रल वेट कॉल ले रहे हैं। हिस्टोरिकल एवरेज 76 के सामने 112 ज्यादा है, बट ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी 131 के सामने 112 रीजनेबल है। अगर यही चीज हम प्राइस टू अर्निंग पे देखें तो हिस्टोरिकल एवरेज 18 के आसपास है, आज हम तकरीबन 10% प्रीमियम पे 20 पे ट्रेड हो रहे हैं। बुक वैल्यू अगर हिस्टोरिकल 2.6 है तो आज हम अबाउट 15% प्रीमियम 3 पे ट्रेड हो रहे हैं। हिस्टोरिकल एवरेज के सामने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो की तरह ये थोड़े महंगे लगते हैं, बट ग्लोबली जो तेजी चल रही है उसके सामने रीजनेबल लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉन्फिडेंस हमें आ रहा है वो कंपनी के रिजल्ट की वजह से आ रहा है। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो जून क्वार्टर का रिजल्ट सिर्फ 32,400 करोड़ प्रॉफिट आया था निफ्टी 500 कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो 1,76,000 आ गया, और दिसंबर क्वार्टर में वही बढ़ के 2,10,000 करोड़ आ गया। अगर हम ट्रेलिंग बेसिस पे निफ्टी की अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें दिसंबर क्वार्टर की,
तो 45 के आसपास पी रेशो आता है, बट दिसंबर प्रॉफिट को ये एन्युअलाइज कर दे तो वो गिर के 24-25 के आसपास आ जाता है। उम्मीद है कि मार्च के क्वार्टर में ये नंबर तकरीबन 2,30,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा और इसीलिए ये 24 का पी रेशो है वो 20 के आसपास आ जाएगा। टू रिकैप, इस वक्त हमारा कॉल है न्यूट्रल वेट इक्वल वेट इक्विटी और उसमें आप स्मॉल एंड मिड कैप में मार्जिनल ओवरवेट रख सकते हैं और लार्ज कैप में मार्जिनल अंडरवेट रख सकते हैं। एसआईपी हरफन मौला है और एसआईपी के परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आप मार्च 2020 में एसआईपी देखते तो बहुत सारे फंड में 3-3 साल 5-5 साल तक एसआईपी रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। आज वो सारे के सारे रिटर्न्स डबल डिजिट में आ गए हैं। यह हमारा स्मॉल कैप फंड है जिसने 21% से ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है 10 साल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा मिड कैप फंड है, इसने भी 5 साल के लिए एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न दिया था मार्च 20 में, बट जिन्होंने हिम्मत नहीं हार के एसआईपी चालू रखी उनका रिटर्न आज सब डबल डिजिट में है। यह हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें भी मार्च 20 में 5 साल के लिए एसआईपी रिटर्न नेगेटिव था, आज सारे के सारे रिटर्न डबल डिजिट में आ गए हैं। इस वक्त इक्विटी में किस चीज के ऊपर बातें करनी चाहिए लोगों से? इस वक्त लोगों को ग्लोबल फंड्स में निवेश करना उचित लगता है। हमारे पोर्टफोलियो में नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड है, कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड है और कोटक पायोनियर फंड है। यह 4 फंड में से आप किसी भी फंड को अपने क्लाइंट को ऑफशोर फंड में निवेश करने के लिए दिखा सकते हैं। हमने सेबी में पिछले साल अप्लाई किया था कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के लिए, उसकी परमिशन आ गई है। अब कुछ ही समय में हम कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड लॉन्च करेंगे जो आपसे पैसा लेके वेलिंगटन के ग्लोबल इनोवेशन फंड में निवेश करेगा। यह पायोनियर फंड की परफॉर्मेंस है। बहुत कम फंड होंगे जिन्होंने 11% से ज्यादा अल्फा जनरेट किया होगा और 35% से ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न अक्टूबर 2019 से दिया होगा। यह हमारा ब्लू चिप फंड है जिसने आज भी निफ्टी इंडेक्स के ऊपर आउट परफॉर्मेंस या अल्फा जनरेशन चालू रखा है। कोटक एसेट एलोकेटर फंड के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। यह फिलेट शट इट फॉरगेट इट टाइप का फंड है। जो क्लाइंट का एसेट एलोकेशन आप नहीं करते या आपके पास समय नहीं है या उनकी साइज नहीं है कि आप उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन दे सके, वो सारे के सारे एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करने चाहिए। इस फंड ने 2004 से तकरीबन 16% कंपाउंडेड रिटर्न दिया है और हर समय काल में 1 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके पॉजिटिव अल्फा दिया है। एक सवाल उठता है, क्या इस समय हम सोने में निवेश करें? अगर आप पिछले 1-1.25 साल से देखें तो हम लोग सोने में निवेश करने के लिए कह रहे हैं और यह कुछ सुर्खियां हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम सोने में निवेश करने के लिए लोगों को कह सकें। दुनिया में चाइना और रशिया दोनों के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा। हमें लगता है वो लोग अपना पैसा डॉलर और अदर सिक्योरिटी से निकाल के गोल्ड में लगाएंगे और अगर ऐसा होगा तो प्राइसेस ऊपर आ जाएगी। दिस वी कैन स्किप।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आजकल बहुत लोग बातें करते हैं, तो हमने कुछ दिलचस्प बातें निकाली है जिसका आप ध्यान रखिए। बिटकॉइन टुडे दुनिया की 1% से ज्यादा बिजली उत्पादन का कंजम्पशन करती है। सो लोगों को लगता है कि क्रिप्टो हवा में खड़े होते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर कंजम्पशन सिर्फ बिटकॉइन के पीछे जा रही है। जो बिटकॉइंस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से कुछ लोग आज जस्टिस डिपार्टमेंट आईआरएस की इन्वेस्टिगेशन के नीचे आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू करना मतलब ये नहीं है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इन गलत कर रहे हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इन्वेस्टिगेटर को लग रहा है इसमें कुछ गफला है। मोर इम्पोर्टेंटली बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है वह लिवरेज ट्रेडिंग की वजह से आ रही है, वैसा लोगों को लगता है। एक आवाज जो लोग ज्यादा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि भैया फंड मैनेजर्स वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप देखें तो हमारी फंड परफॉर्मेंस की कंपैरिजन प्रिंसिपल रिटर्न इंडेक्स की जगह पे टोटल रिटर्न इंडेक्स से की जाती है। अगर आप इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस देखें टीआरआई इंडेक्स से, तो वो लोग सारे अपने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। ये एक्सपेंस रेशो की वजह से और पोर्टफोलियो चर्न की वजह से हो रहा है। अगर आप हमारे फंड्स को देखें तो चाहे स्मॉल कैप फंड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे मिड कैप फंड हो, चाहे फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे लार्ज एंड मिड कैप हो, चाहे टेक्स फंड हो, ये सारे फंड में बहुत सारे समय से हम पॉजिटिव वैल्यू एड कर रहे हैं, अल्फा जनरेट कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो हमारे कुछ फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटक इमर्जिंग इक्विटी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 5% रिटर्न दे रहा है 1 साल के लिए, 5% कम रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू 3 साल जहां उसने 5% हर साल ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये होने का एक ही रीजन है कि इंडेक्स में जो कुछ शेयर्स है अडानी ग्रुप के, उसमें हमने निवेश नहीं किया है और वह शेयर बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। हमें लगता है कि इस वैल्यूएशन पे उनमें निवेश करने जैसा नहीं है और इसलिए हम ये अंडर परफॉर्मेंस ले रहे हैं। अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स इंडेक्स में से एक बार निकाल दे तो इसमें से बहुत सारे नंबर वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। हम इस वक्त निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एनएफओ लॉन्च कर चुके हैं। यह 14 जून को खत्म होगा। आप में से जो लोग अपने क्लाइंट को पैसिव इंडेक्स फंड देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो निफ्टी 50 फंड दिखा सकते हैं। पैसिव फंड्स में अगर आप देखें तो हमारे पास अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी ईटीएफ होगा, साथ में पीएसयू बैंक ईटीएफ और पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक ईटीएफ होगा। सेंसेक्स का भी ईटीएफ है, आईटी सेक्टर का ईटीएफ है और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड कोटक एनवी20। कुल मिला के हमने 8 पैसिव फंड लॉन्च किए हैं ओवर द इयर्स, जो आपके क्लाइंट की लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। डेट बाजार का अगर आउटलुक देखें तो लिक्विडिटी आरबीआई ने बहुत संभाल के रखी है। महंगाई का दर थोड़ा हेडलाइन लेवल पे नीचे आ रहा है, 6% से तकरीबन 4.5-5% की तरफ। बट जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, जो अप्रैल जून में नेगेटिव था, वो आज बढ़ के 10% के आसपास पहुंच गया है।
ओवरऑल हमें लगता है कि हमें ये जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर मॉनिटर करना चाहिए और वो 4 से 6% के बीच में आने वाले समय में रहेगी ऐसा लगता है। दिस वी कैन स्किप। जो यील्ड कर्व है डेट मार्केट में एट द लॉन्गर एंड 10 साल से 30 साल के लिए बहुत ही फ्लैट हो चुका है और 1 साल से 10 साल के लिए 7 साल के लिए काफी स्टीप है। तो यह बताता है कि ये सेगमेंट है जहां पे निवेश करने में आपका पैसा बन सकता है। ओवरऑल डेट मार्केट में ब्याज की दरें थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी वैसा लगता है, बट आरबीआई उसे कंट्रोल में रखेगा। जो हमने पहले बताया कि 1 से 10 साल का स्प्रेड काफी स्टीप है, वही चीज आप देख सकते हैं। 10 ईयर G-Sec माइनस 3 मंथ T-bill रफली 120-125 बेसिस पॉइंट पे ट्रेड होता है। आज वो 250 बेसिस पॉइंट के आसपास पहुंच गया है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट लोन्स के स्प्रेड भी 75 बेसिस पॉइंट पे हिस्टोरिकल लेवल से काफी ऊपर है, तो वहां पे एसटीएल में निवेश करना उचित लगता है। कॉर्पोरेट क्रेडिट स्प्रेड थोड़े लिक्विडिटी की वजह से गिरे हैं, बट ओवरऑल आज भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में थोड़ा बहुत कैरी मिल रहा है। ओवरऑल फिक्स्ड इनकम मार्केट में आरबीआई डिटरमाइन करेगा ब्याज की दरें कहां जाएगी। जब ऊपर बढ़ेगी तो वो ओएमओ, ऑपरेशन ट्विस्ट, जीसैप ऐसी चीजें करेगा। जब बहुत नीचे आ गई तो उन सपोर्ट को निकाल लेगा। नेट नेट हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट एक पेंडुलम की तरह आगे नीचे ऊपर पीछे होते रहेंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आज 6% है उसके सामने 1-1.25 साल में हम 6.5% के आसपास 10 ईयर G-Sec पे पहुंच जाएंगे। इस वक्त अगर आपको डेट में निवेश करना है तो डायनामिक बॉन्ड फंड को देख सकते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले कई सालों से काफी उम्दा आउट परफॉर्मेंस दिया है। कैरी के लिए कोटक लो ड्यूरेशन फंड, कोटक क्रेडिट रिस्क फंड और कोटक मीडियम टर्म फंड जैसे फंड आप देख सकते हैं। उन सभी में AAA रेटेड पेपर के सामने पॉजिटिव कैरी है। कोटक बॉन्ड फंड अभी पूरा 100% AAA रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ मुड़ा हुआ है और जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है डेट में, वह इस फंड को देख सकते हैं। जो डेट के पुराने निवेशक हैं, जो डेट के रिटर्न्स के ऊपर अपना घर चलाते हैं, रिटायरीज हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड में निवेश करना उचित होगा। पहले के जमाने में हम जिसे MIP कह के बुलाते थे, अब उसे कोटक डेट हाइब्रिड फंड कहते हैं। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो तकरीबन हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट रिटर्न रहा है। 25% के आसपास इक्विटी रहती है, बैलेंस पैसा डेट में लगता है। कोटक डेट हाइब्रिड फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और पिछले 12 महीनों में इस कैटेगरी में कुल मिला के 443 करोड़ आए हैं। आधे से ज्यादा कोटक डेट हाइब्रिड में 210 करोड़ के आसपास आया है। सिमिलरली कोटक डेट हाइब्रिड की तरह कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड भी है। इसमें 40% तक इक्विटी में निवेश होता है और बैलेंस पैसा इक्विटी आर्बिट्राज और डेट प्रोडक्ट में निवेश होता है। अनलाइक कोटक डेट हाइब्रिड स्कीम, इसे इक्विटी फंड माना जाता है बिकॉज ये 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट
बिटवीन आर्बिट्राज एंड कैश इक्विटी करता रहता है. दिस फंड ऑल्सो हैज डिलीवर्ड गुड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. एंड फाइनली हाइब्रिड में जो लास्ट कैटेगरी है वह बैलेंस फंड की या कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड की है. इस फंड में भी डबल डिजिट परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों से डिलीवर हो रहा है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है. योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.